हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ASZ एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th साइंस का जो मेन बायोलॉजी पोर्शन है, मतलब साइंस तो पूरा एक ही बुक है क्लास 10th में, लेकिन उसमें भी जो स्पेसिफिक बायोलॉजी है उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और कई बार वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग क्वेश्चंस को अपने से देखिएगा, आपको उसका आंसर मालूम है कि नहीं। आप अपने से पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपको नहीं मालूम होगा तब आप वीडियो को आगे देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ क्या दिया है, श्वसन एवं सांस लेना किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, श्वसन और श्वास लेना किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, श्वसन और सांस लेना दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन दोनों ही शरीर के लिए जरूरी है। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जबकि सांस लेना एक यांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है लेकिन सांस लेना एक यांत्रिक प्रक्रिया है। श्वसन और सांस लेने में अंतर क्या है, देखिए यहाँ क्या दिया है, श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसकी सांस लेना एक यांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, श्वसन लेना एक रासायनिक प्रक्रिया है जबकि सांस लेना एक यांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, श्वसन कोशिका स्तर पर होता है जबकि सांस लेना फेफड़ों में होता है। सांस लेना किसमें होता है, फेफड़ों में, और श्वसन कहाँ होता है, कोशिका में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए अगला क्या दिया है, श्वसन से ऊर्जा पैदा होती है जबकि सांस लेने से शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचता है। ठीक है, और तीसरा क्या दिया है, श्वसन एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। अब अनैच्छिक क्रिया मतलब क्या होती है, ऐसी क्रियाएं जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, आप सांस लेने को रोक नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, एक अनैच्छिक क्रिया हो गई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जबकि सांस लेना एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। तो लेकिन सांस लेना आप स्वइच्छीय, मतलब आप सांस रोक भी सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जब चाहे सांस रोक भी सकते हैं, और आप मतलब काफ़ी समय तक तो नहीं कर सकते लेकिन तभी कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, स्वैच्छिक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, उस रक्तवाहिका का नाम बताइए जो मानव हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव हृदय में। ठीक है, मानव हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो हृदय में किस धमनी, किस मतलब वाहिका द्वारा आता है। ठीक है, तो देखिए इसका पहले का क्या आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा फुसफुस शिरा। ठीक है, फुसफुस शिरा द्वारा जो ऑक्सीकृत रक्त है वो हृदय में आता है। ठीक है, देखिए दूसरा क्या दिया है, हृदय के किस कक्ष में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है हृदय में सबसे पहले किस में आता है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन युक्त रक्त दायां अलिंद में आता है। ठीक है, दायां अलिंद, दायां अलिंद में सबसे पहले ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है। ठीक है, तीसरा क्या है, बताइए कि किस विशेष अक्ष में से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के सभी भागों में कैसे भेजा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है कि कैसे भेजा जाता है, तो आपको कैसे, इसमें आपको ये नहीं बताना है कि हृदय पंप होने लगता है तो कैसे भेजता है। अगर आपको लॉन्ग में पूछेगा ये तब आपको ऐसे लिखना है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक साथ 3-3 क्वेश्चन है दूसरे नंबर में, इसका मतलब ये 2-2 नंबर में भी पूछ सकता है, 1-1 नंबर में भी पूछ सकता है। तो आपको इसमें क्या बताना है, देखिए तीसरे का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महाधमनी द्वारा। ठीक है, महाधमनी द्वारा। ठीक है, महाधमनी द्वारा जो है वो हृदय से रक्त पूरे शरीर में आता है। ठीक है, तो इसका तीनों का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्या लिखा है, फेफड़ों में एल्वोली और गुर्दों में नेफ्रॉन की संरचना और कार्यप्रणाली की तुलना करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एल्वोली के बारे में दिया है, तो एल्वोली फेफड़ों की सबसे छोटी संरचना होती है, ये थैली के आकार की होती है और इसमें रक्त वाहिकाओं की झिल्लियाँ होती हैं। ठीक है, तो देखिए आप क्या दिया है, एल्वोली जो है वो लंग्स की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एल्वोली फेफड़ों की सबसे छोटी संरचना होती है। ठीक है, और ये थैली नुमा होती है, इसमें रक्त की झिल्लियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, एल्वोली की संरचना इस प्रकार है, देखिए क्या दिया है यहाँ पे, एल्वोली की दीवारें बहुत पतली होती हैं। अब एल्वोली की दीवारें पतली क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें विसरण यानी डिफ्यूजन की प्रोसेस होता है जिससे रक्त ऑक्सीकृत होते हैं। ठीक है,
और दूसरा क्या है, एल्वली की बाहरी परत उपकला होती है, ठीक है। तो बाहरी परत इसकी कैसी होती है, उपकला होती है। तीसरा देखिए क्या दिया है, उपकला दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, टाइप 1 और टाइप 2। अब देखिए आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए आपसे, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर लॉन्ग में दिया है तो आप इतना लिखेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना ही लेकिन इंपॉर्टेंट था। लेकिन आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, अगर बाई चांस आपके एग्जाम में अगर लॉन्ग में ये सब पूछ लेता है तो आपको यही सब लिखना पड़ेगा, और आप क्या लिखेंगे इसमें, यही सब, लेकिन आप पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, देखिए विक्राणु की संरचना है। अब विक्राणु मतलब क्या होता है, वही नेफ्रॉन। विक्राणु या नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। तो ये भी देखिए लाइन इंपॉर्टेंट है। विक्राणु की मतलब आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि विक्राणु की मतलब सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन, ठीक है। तो इसमें देखिए इसके प्रमुख भाग क्या है, बोमन संपुट है, ठीक है। विक्राणु का अग्रभाग जो प्याले जैसा होता है, ये बोमन संपुट जो है नेफ्रॉन का सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक है, सबसे मतलब पहला भाग। और कोशिका गुच्छ, ये इसको वृक्क भी बोलते हैं, ठीक है। धमनी तथा वृक्क शिरा के बार बार विभाजित होने से बनी रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है। ये मतलब एक प्रकार की कोशिकाओं का गुच्छा होता है जो फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, ठीक है। देखिए तीसरा क्या दिया है यहाँ पे, वृक्क शिरा वृक्क में अशुद्ध रक्त लेने वाली रक्त वाहिका है। तो देखिए वृक्क शिरा क्या होता है, वृक्क में शिराएं होती है। अब वृक्क क्या करता है, रक्त में से अशुद्धियों को निकालता है, तो अशुद्ध रक्त को कौन लाता है, वृक्क शिरा लाता है, ठीक है। और तीसरा देखिए चौथा क्या दिया है, वृक्क धमनियां बोमन संपुट से शुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका है। अब देखिए ये रक्त धमनी क्या करेगी, जब किडनी जो है वो रक्त को प्यूरिफाई करेगा तो उसको वापस से शरीर में कौन ले जाएगा, तो ये कौन करता है, वृक्क धमनियां ये कार्य करती हैं, ठीक है। विक्राणु का नलिकाकार भाग हेलेंस लूप से आगे विक्राणु का अंतिम छोर कुंडलित होकर इस भाग की रचना कहते हैं, जिसकी सतह पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, ठीक है। ये अब यहाँ पे ये क्या बताया है कि जो नेफ्रॉन है उसमें से जो अशुद्धियाँ हैं वो किसके द्वारा, हेलेंस लूप के द्वारा। ये हेलेंस लूप इंपॉर्टेंट है, आपसे ये कई बार पूछा भी है बोर्ड एग्जाम में कि हेलेंस लूप क्या है, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के जरिए अशुद्धियों को आगे ले जाता है, ठीक है। संग्रहकार नलिका, नेफ्रॉन का अंतिम छोर एक नलिका से मिलता है जो मूत्राशय तक जाता है। अब देखिए संग्रहकार नलिका क्या होती है, ये भी एक नेफ्रॉन का ही पार्ट है। इससे मतलब जो अशुद्ध रक्त होते हैं ये इससे डायरेक्ट किस में जाती है, मूत्राशय में जाती हैं, ठीक है। विक्राणु की क्रिया विधि, देखिए विक्राणु कैसे कार्य करता है, बोमन संपुट के कोशिका गुच्छ में उच्च रक्तचाप के कारण उत्सर्जित पदार्थ छानकर रक्त से बाहर आ जाते हैं। ये पदार्थ जल के साथ संग्रहित नलिका में आते हैं और मूत्राशय तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, कोशिका गुच्छ के उच्च रक्तचाप के कारण कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमोनियम अम्ल आदि भी छन जाते हैं, जिन्हें हेलेंस लूप, और यहाँ पे देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे कट गया है, तो आप इसको छोड़ दीजिए और बाकी ये आपके लिए इतना बहुत है, ठीक है। ये लॉन्ग में भी आप आएगा तो आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए यहाँ पे पहले ये आपका जो नेफ्रॉन का है उसकी संरचना हो गई, और ये किसकी संरचना है, ये आपकी देखिए यही जो है ये एल्वलाई है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो हैं ये एल्वलाई हैं। आप इन सब के डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एल्वलाई तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नेफ्रॉन भी है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वसा के पायसीकरण का क्या महत्व है। और वसा के पायसीकरण का क्या महत्व है, देखिए यहाँ पे वसा के पायसीकरण का मतलब है वसा के कणों को छोटा करना। यह प्रक्रिया यकृत से स्रावित पित्त की मदद से होता है। पित्त में पित्त लवण होता है जो वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को इमल्सीकरण भी कहते हैं। तो इमल्सीकरण की प्रक्रिया हो या पायसीकरण की प्रक्रिया हो, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। और ये पित्त रस से स्रावित होने वाले जो रस होता है उससे ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये छोटे छोटे वसा जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। इसी प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत मांसाहारियों की तुलना में बड़ी होती है, क्यों। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, शाकाहारियों की छोटी आंत जो है मांसाहारियों से बड़ी होती है, क्यों। देखिए क्योंकि शाकाहारी जो जानवर होते हैं वो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, घास फूस खाते हैं, जिसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। तो मानवों में जो है वो सेलुलोज पचता नहीं है,
इसी कारण आप कभी कहीं सुने होंगे किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। तो अपेंडिक्स में क्या होता है, वो सेलुलोज जो है वो अपेंडिक्स में जाके इकट्ठा हो जाता है और वो जब अधिक हो जाता है तो दर्द करने लगता है, इसलिए उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो यही सेलुलोज जो है वो मानवों में पच जाए इसीलिए छोटी आंत बड़ी होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत मांसाहारी जानवरों की तुलना में अधिक लंबी होती है क्योंकि शाकाहारी पौधे और घास अधिकतर भोजन खाते हैं, ठीक है, जिसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है और ये सेलुलोज के पाचन में लंबा समय लगता है, इसलिए छोटी आंत बड़ी होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, 4 कक्षीय हृदय का क्या लाभ है। तो यहाँ पे जो मानवों में 4 कक्षीय हृदय होते हैं उसका लाभ पूछा है। तो देखिए आप क्या दिया है, 4 कक्षीय हृदय के भीतर ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन हित रक्त का पूर्ण विभाजन सुनिश्चित करता है, ठीक है। मतलब जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है और ऑक्सीजन विहीन रक्त है वो दोनों आपस में मिल नहीं जाते, वो अलग अलग कक्ष में होते हैं, ठीक है। और यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से अटरियाँ और अलग अलग अटरियों को अलग करती है, ठीक है, जहाँ रक्त प्राप्त होता है और निलय को जहाँ रक्त पंप किया जाता है। तो निलय और अलिंद होता है, तो वही बता रहा है आपसे, निलय और आर्टरी मतलब क्या होता है, अलिंद, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मनुष्यों में सांस लेने के दौरान अंतःश्वसन की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। तो अंतःश्वसन के दौरान बाह्य अंतरकोश पेशियों के संकुचन के फलस्वरूप पसलियाँ आगे व बाहर की ओर खींचती हैं। पसलियों की इस गति के कारण स्टर्गम नीचे की ओर झुक जाता है। अब पसलियों के खींचने से डायफ्राम की रेडियल पेशियों में भी संकुचन उत्पन्न होता है, जिससे इसका गुंबद के समान आकार चिपटे रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे वक्षीय गुहा के आयतन में वृद्धि होती है। वक्ष गुहा के आयतन के बढ़ने के साथ साथ फेफड़ों का आयतन भी बढ़ जाता है, जिससे इसके भीतर वायु का दबाव कम हो जाता है, ठीक है। मतलब जो ये वक्षीय गुहा है इसका आयतन बढ़ता है तो जो फेफड़ा है उसकी भी आयतन बढ़ जाती है, जिससे वायु का जो दबाव है वो कम हो जाता है, जिससे चूर्ण पार्थ बल उत्पन्न होता है, ठीक है। फलस्वरूप वायुमंडलीय वायु श्वसन पथ से होते हुए फेफड़ों के भीतर प्रवेश कर जाती हैं। तो अभी आपने पढ़ा भी एल्वलाई क्या करती है, इस फेफड़ों के अंदर जब जाएगा तो एल्वलाई तक वो ऑक्सीजन मतलब पूरा एयर पहुँचेगा, तो ऑक्सीजन जो है वो रक्त में चला जाएगा और बाकी आप जो सांस बाहर छोड़ते हैं उससे सब बाकी गैस बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, एरोबिक और एनारोबिक श्वसन की प्रक्रिया को समझाइए। तो एनारोबिक श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, जबकि एनारोबिक श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। तो एरोबिक को आप ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एनारोबिक क्या होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। एरोबिक श्वसन के बारे में देखिए क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, इसमें ग्लूकोज से ऊर्जा निकलती है, ठीक है। यह ज़्यादा ऊर्जा देता है लेकिन धीरे धीरे, मतलब जो एरोबिक श्वसन होता है इसमें ऊर्जा तो ज़्यादा मिलती है लेकिन काफ़ी लेट टाइम में मिलती है, धीरे धीरे मतलब ऊर्जा मिलती है, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड पूरी तरह से टूट जाते हैं। इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा होता है, ठीक है। तो एरोबिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि इसका अंतिम उत्पाद क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा, ठीक है। अब एनारोबिक देखिए क्या दिया है, यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसमें ग्लूकोज से कम ऊर्जा निकलती है लेकिन तेज़ी से निकलती है। तो एनारोबिक श्वसन में ऊर्जा तो तेज़ी से निकलेगी लेकिन कम ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। इसमें सबस्ट्रेट का अपूर्ण विखंडन होता है और इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और लिपिड एसिड है, ठीक है, लैक्टिक एसिड या एथेनोइक अल्कोहल होता है, ठीक है। तो ये आपका एनारोबिक और एनारोबिक में अंतर हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे अब क्या दिया है, 2 पौधों के नाम बताइए जो उभयलिंगी है, ठीक है। तो उभयलिंगी का आप देखिए अब वहाँ पे 2 बोला है तो आप 2 ही मत याद कीजिए, आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि 3-4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कौन उभयलिंगी है, आपको 3-4 एग्जाम्पल भी लिखने के लिए आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए आप क्या दिया है, उभयलिंगी पौधों के कुछ उदाहरण, मक्का, ककड़ी, ठीक है, कारा, अंजीर, खरबूजा और नारियल, ठीक है। ये सब आप इसमें आप ये 1, 2 और ये 3 और ये
जो 4 है ये याद रखिए, ठीक है। अंजीर वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी है एमसीक्यू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परागण क्या है। तो परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परागकण पुष्प के नर भाग परागकोश से पुष्प के मादा भाग, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं, में स्थानांतरित होता है। तो परागकोश के अंदर जो परागकण होते हैं, अगर वो स्त्री मतलब पुष्प के स्त्री भाग तक पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र तक, तो उसे परागण बोलते हैं, ठीक है। यह परागण की प्रक्रिया होती है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है। तो भ्रूण को प्लेसेंटा नामक एक विशेष ऊतक की मदद से माँ के रक्त से पोषण मिलता है, ठीक है। यहाँ पे है भी होगा, ठीक है। तो प्लेसेंटा नामक संरचना जो होती है, ये विशेष प्रकार की ऊतकीय संरचना होती है जिससे गर्भ में बच्चे को पोषण मिलता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पौधों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। तो देखिए पौधों में जनन अंग पुष्प के भीतर पाए जाते हैं। तो पौधों में जो जनन अंग होते हैं वो पुष्प के भीतर पाए जाते हैं। नर जनन अंग को पुंकेसर बोलते हैं और मादा जनन अंग को स्त्री केसर बोलते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर जनन तंत्र को क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, और स्त्री जनन तंत्र को स्त्री केसर बोलते हैं। यहाँ परागकण विकसित, जब परागकण विकसित हो जाता है तब परागकोश के फटने से बिखर जाते हैं। वे हवा, जल, कीट आदि के माध्यम से जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो जो परागकण होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कहीं पूछ भी सकता है कि परागकण जो होते हैं वो कैसे वो स्त्री केसर तक पहुंचते हैं। तो किसके द्वारा पहुंचते हैं, हवा, जल, कीट आदि कारणों से, ये सब प्राकृतिक कारण से पहुंचते हैं, ठीक है। और देखिए अगला आगे क्या दिया है, परागकण की प्रक्रिया पूरी होने पर परागण वर्तिकाग्र के लसदार पदार्थ को सोख कर अंकुरित होने लगते हैं। इससे पराग नली बनती है और वर्तिकाग्र में घुसती हुई अंडाशय तक पहुंच जाती है। अंडाशय में घुसते ही नर युग्मज मादा युग्मजों से संलयन होता है। नर और मादा युग्मज के संलयन होना निषेचन कहलाता है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मज बनता है। इस प्रकार पौधों में लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो जब वो परागकण है वो स्त्री केसर पे जाता है, उससे एक मतलब तरल पदार्थ निकलता है जिसे वो अवशोषित करता है और अंकुरित होकर उसके वो नीचे की ओर अंकुरित होकर अंडाशय तक पहुंच जाता है, ठीक है। वहाँ पे नर युग्मज और मादा युग्मज संलयन करते हैं, जिसके फल जो निषेचन कहलाता है, और निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण बनता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे इसका चित्र भी बनाने के लिए बोल सकता है, ठीक है, कि आपको पुष्प में मादा जनन तंत्र का भाग बना के दिखाइए या पुष्प की संरचना बनाइए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया को चित्र की सहायता से समझाइए। तो मुकुलन विधि क्या होती है, पहले मुकुलन विधि हम लोग जान लेते हैं। तो मुकुलन विधि एक प्रकार की विधि है जिसमें जीव जो है वो बीज से खंडित होकर, या उसके मतलब खंडित नहीं तो ये तो अमीबा में आ जाएगा खंडन की प्रक्रिया। जीव जो है उससे एक उभयकार संरचना निकलती है और वो धीरे धीरे जीव से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। तो ये क्या प्रक्रिया है, ये मुकुलन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया में हाइड्रा के शरीर की कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं और एक उभार बना लेती हैं, ठीक है। इस उभार को मुकुल कहते हैं। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर एक नर हाइड्रा में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। देखिए किस प्रकार हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया होती है। हाइड्रा के शरीर की कोशिकाओं में बार बार विभाजन होता है। कोशिका के केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक भाग इस बल्ब में आ जाता है। एक बल्ब जैसी रचना मूल कोशिका से अलग हो जाती है, ठीक है। मूल कोशिका मतलब क्या, जो वो जीव है जिससे वो अलग हो रहा है वो मूल कोशिका हो गई, ठीक है। अब इसे मुकुल कहते हैं, जो उभयकार संरचना बनी है। यह मुकुल विकसित होकर पूर्ण जीव बन जाता है, ठीक है। वो मतलब अलग हो जाता है। ये जनरली हाइड्रा में ही होता है, तो ये अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है, ठीक है। ये देखिए हाइड्रा का चित्र हो गया। इसमें देखिए ये हाइड्रा है, इस पर ये जो उभार बन रहा है ना, अब ये देखिए धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा और ये जाके यहाँ पे अब ये स्वतंत्र जीव बन गया, ठीक है। ये अलग स्वतंत्र जीव बन गया, अब ये टूट के निकल जाएगा, ठीक है। तो आप हाइड्रा का भी चित्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, एक लिंगी पौधे का नाम बताइए। तो ये गुड़हल हो गया। गुड़हल क्या होता है, एक लिंगी पौधा होता है
जीव का नाम बताइए जो बहुखंडन करता है। तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन की प्रक्रिया होती है। अच्छा अब देखिए, बहुखंडन और विखंडन में भी कन्फ्यूज़न होता है। तो विखंडन क्या होता है कि दो खंड में वो बराबर बराबर टूट जाता है, बराबर नहीं मतलब दो खंड में टूट ही जाता है, वो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन में होता है, इसमें जो बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम इसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है। देखिए एसटीडी क्या है, तो एसटीडी के नाम बताइए। तो एसटीडी क्या होता है, एसटीडी एक सेक्सुअल डिसीज़ होती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, यह एक संक्रमण है जो यौन संपर्क के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये एक सेक्स डिसीज़ है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, इसके दो नाम देखिए क्या है, ट्राइकोमोनासिस और प्यूबिक लाइस, ये दो एक एसटीडी डिसीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए क्या दिया है, जीवाश्मों के उपयोग क्या है। अब तो जीवाश्म का यहाँ पे उपयोग पूछ रहा है। तो देखिए जीवाश्मों का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। जीवाश्म में पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब देखिए पुराने जीवाश्म जैसे मिलते हैं, अब डायनासोर के जीवाश्म मिले तो हमें तब ना मालूम हुआ कि हाँ डायनासोर यहाँ पे प्रेजेंट थे, ऐसा कोई जीव था वहाँ पे। ठीक है, तो ये जीवाश्म के जरिए ही पता चलता है। जीवाश्मों से पता चलता है कि भूवैज्ञानिक समय में पृथ्वी पर्यावरण में कैसा बदलाव आया। तो मतलब जब बहुत पुराने समय में पृथ्वी में और वायुमंडल हमारे पर्यावरण में क्या क्या बदलाव आए, ये भी हमको किससे पता चलता है, जीवाश्मों से ही पता चलता है। ठीक है, जीवाश्मों से पता चलता है कि महाद्वीप कभी एक दूसरे से जुड़े थे। अब पहले आप लोग जैसा कि जानते होंगे, ये जो आज अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका ये सब अलग हो गए हैं, ये अलग नहीं थे, ये एक ही लैंड था। तो ये कैसे टूट गया, ये कई प्रकार की टाइटेनिक प्लेट के घिसकने से टूटा। तो इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई, जीवाश्मों के जरिए ही प्राप्त हुई कि अफ्रीका का जीव यूरोप में कैसे मिला उसका जीवाश्म, ये सब किसके जरिए पता हुआ, इसी के जरिए, जीवाश्म के जरिए हम लोग को मालूम हुआ। ठीक है, जीवाश्मों से चट्टानों की उम्र का पता लगाया जा सकता है कार्बन डेटिंग के जरिए। कार्बन डेटिंग के जरिए आप बता सकते हैं कौन कितना पुराना है। ठीक है, जीवाश्मों से पता चलता है कि किसी क्षेत्र के में तेल या गैस है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब तेल या गैस कैसे पता चलेगा कि तेल या गैस है कि नहीं। अब देखिए तेल और गैस क्या बनता है, जो बहुत समय पहले बहुत जानवर मर गए या पेड़ पौधे गिर के दबे हैं वहाँ पे, तो ज़्यादा अधिक प्रेशर और टेम्परेचर पे अगर हैं तो वहाँ पे गैस और ये तेल मिलता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे जीव मरे हैं या नहीं मरे हैं, आपको जीवाश्मों के जरिए ही मालूम पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो उसके जरिए हम लोग ये भी पता लगाते हैं कि तेल है या नहीं। ठीक है, जीवाश्मों से पता चलता है कि किसी क्षेत्र में भूकंप या बर्फबारी, तूफान जैसी भूवैज्ञानिकीय घटनाएं हुई हैं। अब जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि अब पहले हिमालय जहाँ पे आज है वहाँ पे बर्फबारी होती है, तो क्या वहाँ हमेशा से बर्फबारी हो रही थी। अब मतलब जब से हिमालय बना है तब से तो हो ही रहा है, लेकिन उससे पहले भी क्या होता था, अभी आपको जानकारी कैसे मिलेगा, तो जीवाश्मों के जरिए ही मिलेगा। ठीक है, देखिए आगे क्या दिया है, जीवाश्मों से पता चलता है कि किसी क्षेत्र में जलवायु, ऊंचाई, जलीय स्थलीय, पानी की गहराई और अम्लता जैसी परिस्थितियाँ कैसी हैं। ठीक है, तो ये सब क्या उपयोग है, इसके जीवाश्मों के उपयोग हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको रखिए, इंपॉर्टेंट नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, डीएनए प्रतिलिपिकरण जो पूरी तरह सटीक नहीं है उसका प्रजनन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जब डीएनए प्रतिलिपिकरण पूरी तरह सटीक नहीं होता तो इससे उत्परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, उत्परिवर्तन की इससे हो सकता है, इसमें संतानों में भिन्नताएं आ सकती हैं जो लाभकारी या हानिकारक या तटस्थ दोनों सब हो सकता है। तो प्रतिलिपिकरण अगर नहीं है तो आपको या संतान में भिन्नता आपको मिलेगी, तो यही सब आपके होता। अब संतान में भिन्नता अच्छा भी हो सकता है लड़का आपका बहुत बुद्धिमान हो जाए, हो सकता है पागल हो जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए पुरुषों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और महिलाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो फिर एक संतान में 46 जोड़े गुणसूत्र क्यों नहीं होते, जो इन दोनों अंडों के संयोजन से प्राप्त होते हैं। ये बात तो सही बोल रहा है कि अगर एक नर में 23 जोड़े गुणसूत्र हैं और महिला में भी 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, तो जो शुक्राणु होते हैं और अंडाशय जहाँ मिलते हैं वहाँ पे 46 जोड़े क्यों नहीं हो जाते। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, पुरुषों और महिलाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, लेकिन शुक्राणु और अंडे में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ठीक है,
इसमें जो अंडाशय अंडा होता है और शुक्राणु होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ये नहीं है कि पूरा 23 चला जाता है। इसीलिए शुक्राणु और अंडे के संलयन से पैदा होने वाली संतानों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए, हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, इसलिए वे उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब देखिए, ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो अब दूसरे पर तो डिपेंड होते नहीं है, वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और हम लोगों को भी भोजन देते हैं। अब शाकाहारियों के लिए क्या है, शाकाहारी जो है वो पेड़ पौधे पे ही तो डिपेंड है अपने लाइफ के लिए। अपना भोजन उनको कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधों द्वारा। तो इसलिए, और लेकिन पेड़ पौधे जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं होते, इसलिए इन्हें उत्पादक बोला जाता है। अब देखिए, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो शाकाहारी जानवर नहीं होंगे, शाकाहारी जानवर नहीं होंगे तो मांसाहारी नहीं होंगे, और कोई नहीं होगा तो फिर कोई ही नहीं होगा, इसीलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। लेकिन अगर हम लोग चले जाएँ, तो अगर मनुष्य चले जाएँ तब पेड़ पौधे अपना जो है जीवित रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अब एकदम से डिपेंड हम लोग करते ही हैं कि अगर हम लोग हैं तभी तो पेड़ पौधे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उन लोग को भी तो चाहिए, लेकिन वो कई सारे जीव से मिल सकता है। अब मनुष्य के लिए ज़रूरी थोड़ी ना है कि मनुष्य ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। ठीक है, तो ये जो है इसलिए हरे पौधों को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का ये मॉडल, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये समाप्त होता है, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।